हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये जून 2026 का एडिशन है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेट आया है, अभी लगातार आपको जून के बाद जुलाई भी आ जाएगा। तो चलिए, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, मतलब फुल डिस्क्राइब किया जाएगा हर टॉपिक को। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है कि सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य। तो देखा जाए तो 15 अप्रैल 2026 को बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है और इसके मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो हुए आपको बिहार के 24वें, ठीक है, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बिहार में पहले हैं, ठीक है, फर्स्ट। चलिए, देखिए, देखा जाए तो बिहार में विभिन्न अवधियों में कुल मिलाकर लगभग 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे थे नीतीश कुमार। उन्होंने अप्रैल 2026 में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। कब दिया? तो 14 अप्रैल को दिया था त्यागपत्र नीतीश कुमार ने। और 14 अप्रैल को उन्होंने त्यागपत्र दिया और 15 अप्रैल को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना में लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी को दिलाई। ठीक है, देखिए, भाजपा के जो सम्राट चौधरी हैं, इनके नेतृत्व वाली जो गठबंधन सरकार है, ये गठबंधन सरकार है, ठीक है, एनडीए की सरकार है। देखा जाए तो इस गठबंधन में गठबंधन का स्वरूप देखें तो जैसा पहले था वैसा ही है, जिसमें आपको भाजपा के अतिरिक्त कहा जाए तो आपको जनता दल यूनाइटेड यानी जनता दल यू का और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, मतलब हम, ठीक है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। गठबंधन में सर्वाधिक 89 सीट जो है वो भाजपा के पास है और 85 सीट जनता दल यूनाइटेड की है। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की 85 सीटें हैं और बीजेपी की 89। और तीसरे स्थान पर 19 सीटों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी है, एलजेपी। एलजेपी की पार्टी है जो रामविलास पासवान की पार्टी है, ठीक है। और जनता दल यू के कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, जनता दल यूनाइटेड से बने हैं, जदयू से, ठीक है, जदयू से बने हैं। और यहाँ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव बने हैं। नए मुख्यमंत्री हुए आपको सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त होने के अगले ही दिन से बिहार के हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार जो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह थे, जो लगातार 2 कार्यकाल तक जनता दल यूनाइटेड की ओर से राज्यसभा के सदस्य रहे थे। कार्यकाल जो है वो 9 अप्रैल को समाप्त हुआ था और उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के अगले ही दिन राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 80 के तहत उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई का कार्यकाल जो है वो पूरा होने से रिक्त हुई जो सीट थी, ठीक है, जस्टिस गोगोई का जो मनोनीत सीट था वो रिक्त हो गया और वो खाली हो गया और उसके बाद कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्त होने पर हरिवंश नारायण सिंह को मनोनयन किया गया और राज्यसभा के मनोनयन वाली सभी जो 12 सीटें हैं अब भर गई हैं। देखा जाए तो अप्रैल 2026 में राज्यसभा हेतु मनोनीत किए गए हरिवंश नारायण सिंह और 17 अप्रैल को राज्यसभा उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ठीक है, और ये पहला अवसर है जब राज्यसभा का कोई मनोनीत सदस्य सदन का उपसभापति चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। देखा जाए तो 30 मार्च को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आधिकारिक रूप से जो अधिसूचना जारी की गई, उसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एनसीईआरटी और इसके 6 घटक इकाइयों को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। ठीक है, एनसीईआरटी और इसकी 6 घटक इकाई को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। देखिए, इसमें वो स्वयं का स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री देने का अधिकार मिल गया इन्हें और इसके लिए इसके पाठ्यक्रम जो है वो यूजीसी के नियमों के अनुरूप ही होंगे। इसके घटक इकाई हैं आपको अजमेर,
भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और भोपाल में ही स्थित एक है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। ठीक है? देखा जाए तो एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में विभिन्न गतिविधि और कार्यक्रम संचालित करती है, जिनमें आपको शैक्षणिक अनुसंधान और पाठ्यक्रम विकास तथा पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण अध्ययन सामग्री का विकास इसमें शामिल है। ठीक है? नेक्स्ट है स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी। आईएनएस तारागिरी भारतीय नौसेना में शामिल। तो देखा जाए तो 3 अप्रैल को आधुनिक हथियारों और सेंसर सिस्टम से लैस स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख यानी सीडीएस जो है जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, नौसेना के पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय भल्ला आदि की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में नौसेना में इसे शामिल किया गया। ठीक है? स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और इसके निर्माणकर्ता जो है वो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसमें देखा जाए तो इसको 6,700 टन का विस्थापन क्षमता है और ये युद्धपोत जो है लगभग 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बेहद कम समय में निर्मित किया गया है। आईएनएस तारागिरी में आधुनिक रडार, ब्रह्मोस और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिससे कि उच्च तीव्रता वाले युद्ध से लेकर समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी अभियान, तटीय निगरानी और मानवीय मिशन तक हर भूमिका में ये पूरी तरह से फिट बैठता है। ठीक है? इसका जो नामकरण किया गया है वो किया गया है लिएंडर श्रेणी के आईएनएस तारागिरी के नाम पर, जो कि 16 मई 1980 से 27 जून 2013 तक मतलब 33 वर्षों तक ये भारतीय नौसेना के बेड़े में था। उसी के नाम पर इसे बनाया गया। ठीक है? नामकरण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइबर ठगों से बचाव के लिए सीबीआई का एआई आधारित चैटबॉट अभय। देखा जाए तो 20 अप्रैल को साइबर ठगों से डिजिटल अरेस्ट जैसी जो धोखाधड़ी हो रही थी उससे बचाव के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट जिसका नाम दिया गया है अभय जारी किया गया है। इस तकनीकी आधारित जो सुरक्षा कवच है अभय उसको 20 अप्रैल को सीबीआई के कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह लोगों को यह पहचानने में मदद करेगा कि उनके पास आया नोटिस जो है वो असली है या नकली या किसी जालसाज ने इसको बुना है। ठीक है? नेक्स्ट है बारूदी सुरंग भेदने की सेना की क्षमता में वृद्धि के लिए T-72 और T-90 टैंकों के लिए ट्रॉल असेंबलीज हेतु रक्षा मंत्रालय का अनुबंध। तो देखा जाए तो 21 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंक के लिए ट्रॉल कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया। अनुबंध का जो राशि है वो है 975 करोड़ रुपए और असेंबलीज इन असेंबलीज से बारूदी सुरंग को भेदने की भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी। ट्रॉल असेंबली जो है वो भारत के रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। एक ऐसा उपकरण है ये जिसको कि टैंकों के आगे तैनात करने से ऐसे टैंकों के लिए बारूदी सुरंगों वाले जो क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग बनाकर उन्हें पार करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कि सेना का परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है? नेक्स्ट है आपको देश में अब नक्सलवाद से मुक्त। देश जो है वो अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया। देखा जाए तो 30 मार्च को कहा गया कि ऐतिहासिक घोषणा की गई जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने घोषणा किया कि देश अब नक्सलवाद से मुक्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लगभग 6 दशकों से आंतरिक चुनौती बने जो ये लाल आतंक था, जो देश को 31 मार्च 2026 तक मुक्त करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था। अब उसमें वो जो कि बताया गया है कि वर्ष 2014 में 126 जिला में नक्सलवाद था फैला हुआ, जो कि मार्च 2026 में घटकर केवल 2 जिला में रह गया। ठीक है? 31 मार्च तक का इसको टारगेट रखा गया था लक्ष्य मुक्त करने का और 30 तारीख को इसकी घोषणा कर दी गई। इन्होंने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यानी ऑपरेशन कगार जैसे बड़े अभियान के जरिए बड़े आतंकवादियों को जहां मार गिराया गया है वहीं 4,839 नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। नेक्स्ट टॉपिक है गगनयान मिशन के लिए इसरो का दूसरा एयर ड्रॉप परीक्षण।
तो देखिए 10 अप्रैल को अपने पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन की तैयारी के सिलसिले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दूसरी बार सफल एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण मतलब सेकंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया। और ये कहाँ किया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। भारतीय वायुसेना व नौसेना के सहयोग से यह परीक्षण किया गया और इसके अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री के बैठने वाले जो क्रू मॉड्यूल कैप्सूल है कि वायुमंडल में प्रवेश एवं लैंडिंग के समय पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली मतलब डिसेलरेशन सिस्टम का परीक्षण किया गया है ताकि अंतरिक्ष से लौटते समय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लैंडिंग कराया जा सके धरती पर। ठीक है। और ये जो है क्रूज मॉडल था वो लगभग 5 टन का था और ये चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। गिरने के दौरान ये 4 तरह के 10 पैराशूट क्रमानुसार खुले जिससे कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैप्सूल क्रू मॉड्यूल गति धीरे धीरे कम होती गई और श्रीहरिकोटा के निकट समुद्र में वांछित स्थान पर ये गिरा है। इसके पश्चात नौसेना की मदद से डमी कैप्सूल को सफलतापूर्वक बरामद किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सीटों के परिसीमन हेतु संविधान संशोधन विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित न हो सका। तो देखिए 16 अप्रैल को इस सत्र में निम्नलिखित 3 विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इन्होंने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया 2026, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 जिसमें आपको नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक जिसमें महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव था, जिसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 केंद्र शासित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित था। यह सीटों की अधिकतम संख्या प्रस्तावित थी। ठीक है। और वास्तव में वृद्धि कितनी होती ये परिसीमन आयोग निर्धारित करता। ठीक है। देखा जाए तो जो दूसरा विधेयक था ये तो पहला विधेयक था आपको नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक और दूसरा विधेयक है परिसीमन विधेयक 2026 जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर करने के लिए प्रस्ताव था। ठीक है। और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन 2026 था जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुद्दुचेरी विधानसभा, ठीक है, पुद्दुचेरी विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने के लिए था। 2 दिन तक लंबी चर्चा चली। नारी शक्ति वंदन संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 17 अप्रैल को कराए गए मतदान में पारित नहीं हो सका और जो कुल पड़े मत थे वो 528 वोटों में से 298 मत इसके पक्ष में पड़े थे जबकि विपक्ष में मात्र 230 ही रही थी। लेकिन विधेयक पारित करने के लिए 2/3 मत चाहिए मतलब 352 वोट आवश्यक थे। 2/3 मत के लिए आपको 352 मत वोट लाना था। इस प्रकार लोकसभा के आगामी चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ाकर 33% आरक्षण महिलाओं को प्रदान करने का 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत न पाने के कारण आगे राज्यसभा में अब पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मोदी सरकार के 12 वर्ष के इस कार्यकाल में यह पहला अवसर है जब किसी विधेयक को सरकार पारित नहीं करा पाई है। अब आते हैं राज्य सरकार में, राज्य समाचार में। ठीक है, राज्य समाचार देखा जाए तो राज्य समाचार में देखा जाए तो शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। देखिए अप्रैल 2026 में अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। 22 अप्रैल को इस आशय की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की और अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। ठीक है, कितनी? 12 और देश में 99। देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है 20 हैं। कहाँ? तमिलनाडु में। किसी राज्य में अगर सर्वाधिक रामसर साइट है तो तमिलनाडु में है। कितने? 20। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है आपका उत्तर प्रदेश 12 के साथ। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो 12 रामसर साइट है, पहला आपको देखा जाए शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो कि अलीगढ़ में है, अप्रैल 2026 में इसे अधिसूचित किया गया है। दूसरा है पटना पक्षी अभयारण्य, एटा में है, फरवरी 2026 में इसको भी अधिसूचित किया गया है। ठीक है। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य या कीमठ झील कहा जाए तो आगरा में है। सरसई नावर झील इटावा में है जो कि सबसे छोटी रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है सरसई नावर झील। फिर है आपको सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में,
शम्सपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में, फिर पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य है आपको गोंडा में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है उन्नाव में, ऊपर गंगा नदी ब्रिज घाट के नरोड़ा में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्थल है। ठीक है, ये 2005 में ये आया था रामसर साइट में। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है राजस्थान में पचदरा में उद्घाटन से एक दिन पूर्व ही रिफाइनरी में भीषण अग्निकांड। देखिए 20 अप्रैल को राजस्थान के बालोतरा जिले में पचदरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की एक रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पूर्व ही आग लग गई। 21 अप्रैल को इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक दिन पहले यानी 21 को उद्घाटन था, लेकिन 20 को ही उसमें आग लग गई। राजस्थान सरकार और एचपीसीएल का संयुक्त उपक्रम था, जिसमें लगभग 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ से अधिक लागत वाली 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली यह रिफाइनरी थी। 20 अप्रैल को रिफाइनरी के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास एक एक्सचेंजर में विस्फोट के साथ इसमें आग लग गई। खैर दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई समाचार नहीं रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 कांग्रेसी विधायक पार्टी से निलंबित। अप्रैल 2026 में राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में हरियाणा विधानसभा के 5 सदस्यों की पार्टी के निर्देशों की अवहेलना कर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध मतदान कर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के कारण पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का निर्णय। देखिए 15 अप्रैल को बैठक में छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु वांछित विधेयक का मसौदा तैयार करने का सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल में लिया गया। ठीक है, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता लागू होगी। ये देश का चौथा राज्य बनेगा। समिति के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे और भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के तहत भी राज्यों को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला है कि 5 दशक के अंतराल के पश्चात चंद्रमा की कक्षा तक 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सफल यात्रा, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। देखा जाए तो 2 अप्रैल को प्रातः भारतीय समय अनुसार नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के तहत एक महिला और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा के लिए रवाना किया था, जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाकर इन यात्रियों को पृथ्वी पर वापस 11 अप्रैल को आए। ठीक है, आर्टेमिस 3 मिशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि संभावित है आपको 2027 में, और इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का नासा का योजना है, जिसमें से इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 चंद्रमा की सतह पर उतरकर परीक्षण करेगा और 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा में ही अंतरिक्ष यान में रहेंगे। ठीक है, और आर्टेमिस 2 मिशन के तहत एक महिला, 4 अंतरिक्ष यात्री जिनमें नासा के रीड वाइजमैन, अश्वेत अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर, महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच और कनाडा के अंतरिक्ष संगठन से जेरेमी हैंसन शामिल थे। ओरियन कैप्सूल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस रॉकेट के जरिए केप कैनावेरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। यहाँ होगा ओरियन, ठीक है, गलती से हो गया। ओरियन अंतरिक्ष यान एक विशेष अन्वेषण यह है कि ये नासा के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि आर्टेमिस मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा और उसे सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाएगा। ठीक है, और चंद्रमा से वापसी यात्रा में 10 अप्रैल को जो आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा से वापस आया था, उसमें वो वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसकी गति जो थी वो लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। जैसे वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उसका स्पीड जो है वो लगभग 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, और वायुमंडल का जो रगड़ हुआ उस कैप्सूल पे, उसका बाहर का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इससे लाल गर्म प्लाज्मा की एक परत इसके चारों ओर बन गई थी। ठीक है, और हीट सील्ड इस जोखिम को पार करने के पश्चात ओरियन के पैराशूट ने इसकी गति
24 किलोमीटर प्रति घंटा तक घटा दी और अंततः 11 अप्रैल को प्रातः लगभग 5 बजे, जो भारतीय समय अनुसार है, अमेरिका के सैन डिएगो तट पर प्रशांत महासागर में इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। इसके अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 4,06,771 किलोमीटर या फिर 2,52,756 मील तक यात्रा करने का एक नया रिकॉर्ड इसमें स्थापित किया। इस मिशन का जो उद्देश्य था, स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच कर ये सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए ये कितना सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट, सैन्य शासक रहे मिन आंग हलाइंग, अब म्यांमार के निर्वाचित राष्ट्रपति। देखिए, 3 अप्रैल को म्यांमार की संसद में जनरल मिंग आंग हलाइंग को म्यांमार के निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है। देखिए, ये जो मिंग आंग हलाइंग है, ये वो सैन्य है, वो जनरल है जिसने आंग सान सू की जो नेतृत्व था म्यांमार के निर्वाचित सरकार का, उसका तख्ता पलट किया था। ठीक है। और सत्य हथियाने वाले सेना कमांडर जनरल मिंग आंग हलाइंग 5 वर्ष तक सैन्य शासन के प्रमुख रहे थे। और अभी जो इलेक्शन कराए गए राष्ट्रपति के, इसमें 3 प्रत्याशी थे। उनमें से एक थे मिंग आंग हलाइंग और ये चुनाव इनका जीतना लगभग निश्चित था, क्योंकि संसद में सेना द्वारा नियुक्त सांसदों और सैन्य समर्थित दलों के सांसदों का ही बहुमत है। 10 अप्रैल को मिंग आंग हलाइंग ने राजधानी नेपिदा में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की और ये देश के 11वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा 4500 यानी 4500 से अधिक कैदियों को आम माफी। पूर्व अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिनेट, ठीक है, जो विन मिनेट थे राष्ट्रपति, उनको भी जेल से रिहा किया गया। देखिए, म्यांमार के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं मिन आंग हलाइंग। ठीक है। और इन्होंने अपने राष्ट्रपति निर्वाचन के 1 सप्ताह के पश्चात अप्रैल 2026 में ही पारंपरिक नववर्ष के अवसर पर 179 विदेशी सहित कुल 4500 से अधिक कैदियों को क्षमा करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। इसमें आपको अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट थे, जो कि 2018 से राष्ट्रपति थे। फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट के समय जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हंगरी में 16 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन की पार्टी की भारी पराजय और पीटर माग्यार नए प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, हंगरी में 12 अप्रैल 2026 को हंगरी में जो संपन्न हुए संसदीय चुनाव, उसमें देश का सत्ता का समीकरण बदल दिया। 16 वर्षों से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन की फिडेज पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हंगरी के नव प्रधानमंत्री बने हैं पीटर माग्यार। ठीक है, टिज़ा पार्टी के हैं। और magyarकी पार्टी को 53.6% यानी 53.6% मतों के साथ 199 में से 138 सीटों पर विजय हासिल हुई। ठीक है। और विक्टर ऑर्बन की राष्ट्रवादी फिडेज पार्टी को मात्र 37.5% मत के साथ 55 सीटें ही इस चुनाव में प्राप्त हो सकी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा। देखा जाए तो 19-20 अप्रैल को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्रीलंका की द्विपक्षीय यात्रा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस यात्रा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और 2 सांसद उनके साथ गए शिष्टमंडल में शामिल थे। 19 अप्रैल को कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में मेजबान राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन से मुलाकात की। भारत के द्वारा श्रीलंका में चलाई जा रही जो विकास परियोजना है, उसकी प्रगति सहित विभिन्न द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की गई। ठीक है। देखिए, नवंबर दिसंबर में वहाँ एक दितवा नाम का चक्रवात आया था। ठीक है। और उसमें जो व्यापक रूप से जो क्षतिग्रस्त हुई थी, उसमें उत्तरी रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण कार्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिए गए $50 लाख के अनुदान से किया गया। रेल सेवाओं की बहाली पर प्रसन्नता दोनों ने व्यक्त की है। श्रीलंका ने भारत के नेतृत्व वाली जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, IBCA, में शामिल होने का निर्णय किया है। 19 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा हुई। 20 अप्रैल को उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले में भारतीय आवास परियोजना के तहत भारत की सहायता से निर्मित भवनों का दौरा किया तथा लाभार्थियों के परिवारों से मुलाकात की। नुवारा एलिया में सीता मंदिर का दौरा किया गया उपराष्ट्रपति के द्वारा
और ये रामायण से जुड़ा वह स्थान है जहाँ माना जाता है कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। ठीक है। भारतीय मूल के तमिल के लिए ओसीआई कार्ड सुविधा विस्तार, भारत की सहायता से निर्माणाधीन आवास योजना के तीसरे चरण की पूर्णता, उत्तरी रेलवे लाइनों के लिए रेल सेवाओं की बहाली, 3 बेली पुलों के निर्माण, सिलोन स्टेट वर्कर्स एजुकेशन ट्रस्ट के विस्तार, श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा आदि के अतिरिक्त पूर्वी प्रांत के लिए बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता के तहत प्राथमिकता वाली 6 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान उपराष्ट्रपति ने इस यात्रा के दौरान किया। इनके अतिरिक्त मुलातिवू कि जिला अस्पताल में 4 मंजिला मेडिकल वार्ड परिसर के निर्माण के लिए एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की भारत यात्रा। देखा जाए तो 15 से 17 अप्रैल को यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। इनकी जो स्वागत हुआ 15 अप्रैल को ये नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया चांसलर की अगवानी जो किया थे वो केंद्रीय युवा मामला और खेल कूद राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने की और उसी दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे भेंट की और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मामले पर चर्चा हुई। 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमान चांसलर स्टॉकर का स्वागत किया और दोनों शासन प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई। दोनों पक्षों के बीच जो वार्ता हुई इसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। ठीक है। और शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के मामले में आईआईटी दिल्ली व ऑस्ट्रिया के मोटान यूनिवर्सिटी के बीच 2023 में हुए माइग्रेशन और मोबिलिटी समझौते के महत्वपूर्ण बताते हुए नर्सिंग क्षेत्र की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए तथा स्टार्टअप व संयुक्त अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति हुई। युवाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय किया गया। वार्ता में दोनों पक्षों ने वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए सहमति व्यक्त की। आतंकवाद की पूर्ण समाप्ति के प्रति साझा प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आतंकवाद पर संयुक्त कार्य दल गठित करने का दोनों पक्ष में सहमत रहे। दोनों देशों के बीच 6 महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है। और भारत व ऑस्ट्रियाई कंपनी के लिए एक दूसरे के यहाँ निवेश को आसान बनाने के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म, सैन्य सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास, आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए समझौता इसमें शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार विगत 10 वर्षों में $3 अरब हो गया। 16 अप्रैल को इन औपचारिक कार्यक्रमों के पश्चात ऑस्ट्रियाई चांसलर की स्वदेश वापसी 17 अप्रैल को हुई। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा। तो 19 से 21 अप्रैल को रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भारत की राजकीय यात्रा की। उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी, वाणिज्यिक उद्यमी का दल इस यात्रा को उनके साथ आए और उनके आने के अगले ही दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर वार्ता हुई हैदराबाद हाउस में। दोनों देशों के बीच 2009 में हुए जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है यानी सिपा और आगे प्रणयन के लिए सहमति दोनों शासन प्रमुखों में बनी। सिपा के चलते दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। ठीक है। और वर्ष 2030 तक इसे 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने की कई महत्वपूर्ण निर्णय वार्ता में किए गए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में 18% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करनी होगी। दोनों शासन प्रमुखों की वार्ता में आपसी व्यापार एवं निवेश के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ई मोबिलिटी, ग्रीन इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में सहयोग संवर्धन पर भी सहमति हुई। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में प्रेस वार्ता में बताया कि हम चिप्स से लेकर शिप्स तक, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी तक, एम्पावरमेंट से लेकर एनर्जी तक हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे। वित्तीय प्रवाह को सुगम बनाने के लिए भारत कोरिया
वित्तीय मंच मतलब इंडिया कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की गई। व्यापारिक सहयोग को बल देने के लिए एक औद्योगिक सहयोग समिति यानी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया गया है। आपसी सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल के आयोजन का निर्णय भी द्विपक्षीय वार्ता में किया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ने की घोषणा दक्षिण कोरिया की ओर से वार्ता में की गई। उपयुक्त क्षेत्रों में सहयोग के लिए 15 विभिन्न समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग, औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना, भारत कोरिया डिजिटल सेतु के लिए संरचना, लघु एवं मध्य प्रकार के उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, वर्ष 2026 से 30 के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल क्षेत्र में सहयोग, भारत व दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को अपग्रेड करने के लिए वार्ता पुनः प्रारंभ करने संबंधी समझौता ज्ञापन इनमें शामिल है। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल को आगे के कार्यक्रमों के तहत सप्तनिक हनोई यानी वियतनाम रवाना होने से पूर्व भारत मंडपम में भारत कोरिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। नेक्स्ट है विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम की वर्ष 2026 की सूची, भारत और भारतीय मूल की 3 हस्तियों के नाम। तो अप्रैल 2026 में अमेरिकी पत्रिका टाइम ने विश्व के सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की वर्ष 2026 की अपनी सूची जारी की और टाइम द्वारा अपनी सूची में 6 क्षेत्रों के प्रभावशाली हस्तियों के नाम जारी किए गए। ठीक है, इनमें कलाकार यानी आर्टिस्ट, अग्रदूत यानी पायनियर, नेताओं यानी लीडर्स, अन्वेषकों यानी इनोवेटर्स, आइकन्स और टाइटन्स की श्रेणियां शामिल हैं। टाइम के वर्ष 2026 की सूची में 3 भारतीय मूल के व्यापक व्यक्ति हैं, जिसमें पहला है रणबीर कपूर, बॉलीवुड स्टार हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट की श्रेणी में। दूसरा है सुंदर पिचाई, भारतीय अमेरिकी गूगल के सीईओ हैं, टाइटन श्रेणी में इन्हें शामिल किया गया है। तीसरा है विकास खन्ना, भारतीय मूल के अमेरिकी शेफ हैं और इन्होंने अन्वेषक यानी इनोवेटर्स की श्रेणी में रखा गया है। विश्व के सबसे 100 प्रभावशाली व्यक्तियों 2016 में सूची जो है वो लीडर्स की श्रेणी में 24 नाम शामिल हैं। ठीक है, मतलब जो टॉप 100 व्यक्ति का नाम दिया गया है विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली में, उसमें आपको 24 नाम जो है वो लीडर्स हैं। लीडर्स जैसे कि पोप लियो 14, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापानी प्रधानमंत्री सनाई तकाइची, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइल्स आदि के अतिरिक्त नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान आदि के नाम हैं। लेकिन भारत के किसी भी नेता का नाम इस वर्ष सूची में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जापान के घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया। तो देखा जाए तो 21 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय नए प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की अध्यक्षता में लिया गया। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लागू अपनी शांतिवादी नीति में एक बड़ा परिवर्तन करते हुए जापान द्वारा विकसित युद्धपोत, लड़ाकू विमान और ड्रोन जैसे घातक हथियारों के निर्यात पर लागू प्रतिबंध जो है वो तत्काल प्रभाव से हटा लिए। फिलहाल जापानी हथियारों का यह निर्यात केवल उन 17 देशों तक सीमित रहेगा जिनके साथ जापान ने रक्षा उपकरण और तकनीकी हस्तांतरण से जुड़े समझौते किए हैं। हाल ही के वर्षों में क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव के वृद्धि के कारण इस प्रावधान में कुछ ढील दी गई थी। तथापि निर्यात को केवल 5 क्षेत्रों जैसे कि बचाव हो गया, परिवहन है, सतर्कता है, निगरानी है और बारूदी सुरंग हटाने तक ही सीमित रखा गया था। जापान के रक्षा साझेदार जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े पैमाने पर जापान के इस कदम का स्वागत किया। वहीं चीन व अन्य विरोधियों के नीति में इस परिवर्तन को शांतिवादी संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए इसकी आलोचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद हेतु 4 उम्मीदवार मैदान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस का इस पद पर 5 वर्षीय दूसरा कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा।
उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही नए महासचिव के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यतः 4 उम्मीदवार फिलहाल इस पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। इनमें आपको चिली के पूर्व राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के लिए उच्च आयुक्त मिशेल बैचलेट, कोस्टा रिका के पूर्व राष्ट्रपति तथा व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ अंकटाड, रेबेका ग्रीन्सपैन, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी, सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति, अफ्रीकी संघ के पूर्व चेयरमैन मैकी सॉल शामिल हैं। ठीक है। और अपनी-अपनी उम्मीदवार के समर्थन में चारों उम्मीदवारों ने न्यूयॉर्क में 21 और 22 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए संवाद सत्रों में भाग लिया था। उसमें अपनी-अपनी उम्मीदवारी के में पक्ष में अपना विजन प्रस्तुत किया। अगले चरण में 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में गुप्त मतदान प्रारंभ होंगे ताकि किसी एक उम्मीदवार को पक्ष में आम सहमति बन सके। इसके पश्चात एक मत हुए नाम की संस्तुति सुरक्षा परिषद द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2026 में की जाएगी। इस प्रकार निर्वाचित उम्मीदवार जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव के रूप में कार्यभार 1 जनवरी 2027 से संभाल लेंगे और ये संयुक्त राष्ट्र के 10वें महासचिव होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 में भारत के आयातों और निर्यातों में वृद्धि। देखा जाए तो 15 अप्रैल 2026 को वर्ष 2025-26 में भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। ठीक है। और ये ईरान युद्ध के कारण मार्च 2026 में ही खाड़ी देशों में जो निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में, समान अवधि की तुलना में ये 58% का गिरावट दर्ज किया गया। इसका विस्तृत विवरण देखा जाए तो ऐसी विषम परिस्थिति में बावजूद 2025-26 में भारत के कुल निर्यात, वस्तुगत निर्यात, सेवाओं के निर्यात मिलकर 807.09 अरब डॉलर रहे, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4.22% अधिक है। ठीक है। इसका पूर्ण विवरण देखा जाए तो हम लोग अगर भारत का विदेशी व्यापार जो वस्तुगत व्यापार और सेवा है उसके आंकड़े देखें अरब डॉलर में, तो वस्तुगत व्यापार में देखिए निर्यात जो हुआ था 2025-26 का है 441.78, जो कि पिछले साल था 437.70, यानी कि 0.93% की वृद्धि। आयात में देखा जाए तो 774.98 अरब डॉलर है, जो पिछली बार 721.20 था। यहाँ पर आपको 7.46% की वृद्धि दिखी गई है। और व्यापार शेष जिसे ट्रेड बैलेंस कहा जाता है वो 333.20 नेगेटिव में रहा है। फिर सेवाओं का व्यापार देखिए अरब डॉलर में, तो निर्यात मतलब प्राप्तियां जो हुई है वो 418.31 अरब डॉलर का हुआ है, पिछले साल की तुलना में 7.94% का वृद्धि हुआ है। आयात देखें तो 202.42 अरब डॉलर का हुआ, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.86% का वृद्धि है। और सेवाओं का निव्वल प्राप्ति 213.89 है अरब डॉलर, जो पिछले साल था 188.83 अरब डॉलर। अब देखिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार मतलब फॉरेन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात अगर देखा जाए 2025-26 में तो ये है आपको 860.09 अरब डॉलर का, जो कि पिछले बार था 825.26 अरब डॉलर का। तो ये आयात है ये। ठीक है। और ये है 4.22% का इसमें वृद्धि दिखा गया है। ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात में 4.22% का वृद्धि है। व्यापार शेष रहा 9.46% का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भारत के रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि। 2 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश में रक्षा उत्पादों का निर्यात 38,434 करोड़ तक जा पहुंचा, जो कि रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 2025-26 में रक्षा उत्पादों के कुल 38,434 करोड़ के निर्यात में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में योगदान जो है वो 21,071 करोड़ तक का और निजी क्षेत्र की इकाइयों में योगदान 17,353 करोड़ का रहा। इस प्रकार 2025-26 के दौरान देश में रक्षा उत्पादों के
38,434 करोड़ की कुल निर्यात में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की इकाइयों का योगदान रहा 54.84% और 45.16%। ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की इकाइयों का योगदान देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में रहा 54.84 और निजी क्षेत्र में रहा 45.16%। ठीक है, देखा जाए तो 2025-26 में ये कितना रहा 38,424 करोड़ का, और यह देखिए 2024-25 में देखा जाए तो 23,622 का, मतलब यहाँ पर आपको 62% 62.66% का वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। मौद्रिक नीति की 2026-27 की पहली द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। तो 6 से 8 अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2026-27 की मौद्रिक नीति की पहली द्वैमासिक समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी, और इसमें जो सदस्य हैं, ठीक है, 6 सदस्य हैं। आपके आरबीआई के अधिकारी हैं, आपको 3 संजय मल्होत्रा जो गवर्नर हैं आरबीआई के अध्यक्ष हैं, पूनम गुप्ता जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति संबंधी अधिकारी हैं, इंद्रानील भट्टाचार्य जो है वो कार्यकारी निदेशक हैं आरबीआई के, और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत कुछ सदस्य हैं जैसे नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और राम सिंह। ठीक है, देखा जाए जो मौद्रिक नीति है 2026-27 की, देखा जाए तो 8 अप्रैल 2026 और उसके बाद की स्थिति, और 6 अप्रैल 2026 के बाद की स्थिति को हम लोग देखते हैं। रेपो दर देखा जाए कोई परिवर्तन नहीं है 5.25%। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई परिवर्तन नहीं है 3.35%। एसडीएफ में भी कोई परिवर्तन नहीं है 5% है। बैंक दर में भी दोनों में देखा जाए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 5.50% है। सीआरआर में आपको है 3%। एमएसएफ देखा जाए तो भी 5.55 5.50 5.50 है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एसएलआर में भी कोई परिवर्तन नहीं है 18% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए ये मुख्यतः जो है वो डाकघर के माध्यम से की जाने वाली लघु बचत है। ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहली तिमाही जो अप्रैल जून 2026 के लिए ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे ब्याज दर वहीं बरकरार है। तो 2026-27 में पहली तिमाही यानी 1 अप्रैल से 30 जून 2026 से देखा जाए तो देखिए बचत खाते में है आपको 4% का ब्याज दर, 1 वर्षीय सावधि जमा हो तो 6.9%, 2 वर्ष का सावधि जमा हो तो 7%, 3 वर्ष का सावधि जमा हो तो 7.1%, 5 वर्ष का सावधि जमा हो तो 7.5%, 5 वर्षीय आवर्ती जमा यानी आरडी हो तो 6.7%। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए तो पीपीएफ में यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में देखा जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में है 7.1% का, और आपको किसान विकास पत्र में देखा जाए तो ये 7.5% है। राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी में है आपको 7.7%। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2025-26 में कंपनियों द्वारा आईपीओ के जरिए रिकॉर्ड 1.79 लाख करोड़ रुपए का पूंजी विदोहन। तो देखा जाए तो प्राथमिक बाजार की संबंधित एजेंसी है प्राइम डेटाबेस के अनुसार जो कहा गया, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईपीओ के जरिए जो रिकॉर्ड 1,78,963 करोड़ रुपए कंपनियों द्वारा भारत में जुटाए गए हैं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड राशि 112 कंपनियों के आईपीओ द्वारा जारी जुटाए हुए हैं। ठीक है, जो पूर्व वर्ष 2024-25 में इस माध्यम से 78 कंपनियों द्वारा जुटाई गई 1,62,387 करोड़ की तुलना में 10% अधिक है। 2024-25 की तुलना में 2025-26 में कंपनियों का जुटाया हुआ कुल पब्लिक इक्विटी एंड फंड देखें यानी एफपीओ और क्यूआईपी सहित तो 18% कम ही रही है। ठीक है, एजेंसियों के अनुसार एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए पूंजी विदोहन कम रहने के कारण 2025-26 में कुल पब्लिक इक्विटी फंड विदोहन 3.05 लाख करोड़ ही रहा, जो कि 2024-25 में 3.71 लाख करोड़ था। 2025-26 में देश के 3 सबसे बड़े आईपीओ कौन-कौन है, तो पहला है टाटा कैपिटल जो कि 15,512 करोड़ रुपए का है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 12,500 करोड़ का, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 11,605 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट है
26 में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान। तो देखा जाए तो 13 अप्रैल 2026 को चालू वित्तीय वर्ष 2026 में मानसून मौसम जून सितंबर के दौरान देश में जो दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में पहले दीर्घकालिक पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी द्वारा जारी किए गए। देश के 4 क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, दक्षिण प्रायद्वीप और उत्तर पूर्व भारत के अलग-अलग मौसम अनुमान विभाग द्वारा दूसरे चरण में मई 2026 में जारी किए जाएंगे। 15 अप्रैल 2026 को जारी किए गए पहले चरण के पूर्वानुमान में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून में मौसम वर्षा दीर्घकालिक औसत का 92% रहने का संभावना है। इसमें 5% प्लस माइनस की त्रुटि संभावित है। ठीक है, देखा जाए तो सामान्य मानसून किसे तात्पर्य दीर्घकालिक औसत से 96 से 104% के बीच है। वर्षा का यह दीर्घकालिक औसत 868.6 मिलीमीटर यानी 87 सेंटीमीटर है, जो कि 1971 से 2020 के दौरान प्राप्त की गई वर्षा का औसत है। देखा जाए मानसून की स्थिति का मानक तो दीर्घकालिक औसत 90% से कम हो तो ये कम होता है, डेफिशिएंट होता है। ठीक है, और अगर ये दीर्घकालिक औसत 90% से 95% के बीच हो तो सामान्य से कम होगा यानी नॉर्मल से कम होगा। दीर्घकालिक औसत से 96% से 104% हो तो ये सामान्य होगा। दीर्घकालिक औसत के 105% से 110% हो तो सामान्य से अधिक होगा, और दीर्घकालिक औसत के 110% से अधिक हो तो ये अधिक होगा यानी एक्सेस होगा। नेक्स्ट है 2025-26 में जून जुलाई में देश में बागवानी उत्पादन कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान। तो देखा जाए तो मार्च 2026 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश व अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर फसल वर्ष 2025-26 में देश की बागवानी फसल यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अधीन क्षेत्र और उनके उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए गए। देखा जाए तो बागवानी फसलों के अधीन कुल क्षेत्र तो ये 2024-25 में था 30.14 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 2025-26 में 30.13 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है, लगभग बराबर ही है। कुल बागवानी उत्पादन देखा जाए तो 370.74 मिलियन टन था 2024-25 में, जो कि अभी है 2025-26 में है ये 370.85 मिलियन टन अनुमानित है। और देश में फलों का कुल उत्पादन 118.68 मिलियन टन रहा इस बार अनुमान है 2025-26 का, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.8% की वृद्धि हुई है। सब्जियों का कुल उत्पादन देखें तो 216.16 मिलियन टन है, इसमें मामूली गिरावट है पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि पिछले बार था 217.80 मिलियन टन। ठीक है, अब देखिए सब्जियों में प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष 30.77 मिलियन टन था, इस वर्ष 27.31 मिलियन टन अनुमानित है, यहाँ 11% का गिरावट हुआ है। आलू का उत्पादन में 58.57 मिलियन टन था, जो कि 58.45 मिलियन टन अनुमानित है। टमाटर का उत्पादन में देखा जाए तो 22.70 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.19% का वृद्धि दिखाया गया है। सुगंधित एवं औषधि जड़ी बूटियों का कुल उत्पादन 9.03 लाख टन अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट है, क्योंकि पिछले वर्ष था 9.01 लाख टन। ठीक है, और फूलों का कुल उत्पादन इस बार है 4.16 लाख टन, जो कि पिछले बार था 4.26 मिलियन टन। ठीक है, यहाँ भी मिलियन टन है, लाख टन नहीं है। शहद का उत्पादन 1.52 लाख टन होगा, जो कि अनुमानित है, और पिछले बार ये था 1.52 लाख टन। बागवानी उपज यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स इस बार 17.97 मिलियन टन है अनुमानित, जो कि 1 मिलियन टन की वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि पिछले वर्ष लगभग 16.98 मिलियन टन था। ठीक है, मसाला यानी स्पाइसेस के बारे में देखें तो इस बार 12.82 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि पिछले बार 12.99 मिलियन टन था। बागवानी उत्पादन देखें तो 370.85 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि पिछली बार 370.74 मिलियन टन था। चलिए नेक्स्ट है 2025-26 में अप्रत्यक्ष करों से केंद्र की राजस्व प्राप्ति संशोधित अनुमान से मामूली अधिक
केंद्र सरकार के प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी के अतिरिक्त केंद्रीय जीएसटी शामिल है। इनके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर यानी हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस जो है पान मसाला उत्पादकों पर लगाया गया उपकर शामिल किया जाता है। इन अप्रत्यक्ष करों में 2025-26 के दौरान 15.52 लाख करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जो इनके लिए संशोधित अनुमान का 101.2% है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में सीमा शुल्क राजस्व जो 2.58 लाख करोड़, संशोधित अनुमान का 102%, उत्पाद शुल्क से राजस्व 3.38 लाख करोड़ यानी संशोधित अनुमान से 101%, और केंद्रीय जीएसटी से 9.58 लाख करोड़ जो कि संशोधित अनुमान से 100.8% है। ठीक है। पान मसाला उत्पादक पर आरोपित जो स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर से 2330 करोड़ यानी 2330 करोड़ का राजस्व प्राप्ति का संशोधित अनुमान था, किंतु इस पर उपकर से प्राप्तियां 63% कम रही। 1 फरवरी 2026 से ही स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2025 के तहत पान मसाला गुटखा से संबंधित उत्पादों पर जीएसटी के अतिरिक्त फर्म की उत्पादन क्षमता के आधार पर उपकर यानी सेस लागू हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस उपकर से 14,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया। तो देखिए 24 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एक पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका कामकाज इस तरह से है कि जमाकर्ताओं के हित में नहीं था। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक से जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जो कि 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी हो गया। पेमेंट बैंक के लिए पेटीएम का लाइसेंस अगस्त 2015 में प्राप्त हुआ था और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के पेमेंट बैंक के रूप में काम करना मई 2017 में शुरू किया था। ठीक है, मई 2017 में शुरू किया था। अभी देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद जो है भारत में पेमेंट बैंक की अब एयरटेल पेमेंट बैंक बचा है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है और एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड ही कार्यरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीएल बैंक के विदेशी बैंक बनने का मार्ग प्रशस्त। तो देखिए 1 अप्रैल को एमिरेट एनबीडी आरबीएल बैंक के 60% इक्विटी खरीदने के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। भारत में निजी क्षेत्र में वर्ष 1943 से कार्यरत वाणिज्यिक बैंक आरबीएल बैंक लिमिटेड अब शीघ्र ही एक विदेशी बैंक के रूप में गिना जाएगा। 500 से अधिक शाखाएं हैं इसकी और 74% तक इक्विटी दुबई स्थित एमिरेट नेशनल बैंक ऑफ दुबई यानी एमिरेट्स एनबीडी खरीदने जा रहा है तथा इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीसीआई ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने 2026-27 में भारत में जीडीपी वृद्धि के लिए पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.6% किया। तो देखा जाए तो 8 अप्रैल को विश्व बैंक ने अपने दक्षिण एशिया आर्थिक अपडेट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत में 2026-27 में वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6.6% कर दिया। जनवरी 2026 में अमेरिका के 50% टैरिफ की आशंका के चलते पूर्वानुमान घटाकर 6.5% कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 2026-27 में भारत में आर्थिक वृद्धि के एशिया विकास बैंक ने पूर्वानुमान में भी वृद्धि। तो 10 अप्रैल को जारी एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा है कि 2026-27 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.9%, 2027-28 में यह 7.3% रह सकती है। भारत में वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाते हुए एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि वित्तीय स्थितियों में सुधार, घरेलू मांग में मजबूती और अमेरिकी टैरिफ में कमी का इसमें प्रमुख योगदान रहेगा। रिपोर्ट में यद्यपि यह भी कहा गया है कि पश्चिम एशिया में लंबा संघर्ष कई तरीके से भारत के आर्थिक प्रदर्शन को कमजोर कर सकता है। इसमें तेल की बढ़ती कीमतें, व्यापार प्रवाह में रुकावटें, मुद्रास्फीति में वृद्धि और फॉरेन रेमिटेंसेज में आने वाली कमी आदि शामिल हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 2026-27 के लिए आईएमएफ के ग्रोथ अनुमान में भी मामूली वृद्धि। तो अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 2026-27 के भारत के आर्थिक वृद्धि में अपने पूर्वानुमान में मामूली वृद्धि की है। जनवरी 2026 में आईएमएफ ने भारत की 2026-27 की वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया, जिसे बढ़ाकर अप्रैल में 6.5% कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूर्ण। तो 8 अप्रैल 2026 को लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 11 वर्ष पूर्ण हुए। गैर वित्तीय पोषित के वित्तीय पोषण यानी फंडिंग द अनफंडेड के प्रधानमंत्री ने दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन छोटे उद्यमियों के बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराती है जिन्हें औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त करने में गंभीर चुनौती और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गैर कॉरपोरेट और किसी आय अर्जित करने की गतिविधियों के लिए आसानी से बिना किसी जमानत 20 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत प्राप्त किया जा सकता है। 11 वर्ष पूर्ण होने पे वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 2015 से 16 से 2025 से 26 तक इस योजना की अवधि में कुल मिलाकर 57.79 यानी 57.79 करोड़ ऋण विभिन्न लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कुल मिलाकर 40.07 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वो ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। ठीक है। मुद्रा ऋण अब 4 श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं, मतलब शिशु, किशोर, तरुण और नई जोड़ी गई तरुण प्लस। पहला है शिशु। शिशु में 50,000 तक के ऋण दिए जाते हैं। किशोर में भी 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। तरुण में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं और तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में तरुण प्लस ऐड हुआ है। अधिसूचना के विगत 11 वर्षों की अवधि में कुल स्वीकृत जो ऋण है उसमें 74% आपको शिशु ऋण दिए गए हैं, 24% किशोर ऋण और 2% तरुण ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तरुण प्लस की श्रेणी की घोषणा 2024-25 में ही की गई है। मुद्रा योजना के तहत जमानत मुक्त ऋण यानी विनिर्माणी सेवाएं, व्यापार और मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन जैसे कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर। बेल्जियम व यूरोपीय संघ में भारत के नए राजदूत बने हैं प्रणय वर्मा, जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं पेरियासामी कुमारन, जो कि भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के नए महानिदेशक बने हैं वीर विक्रम यादव, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। भारत के सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं विलियम वॉल्स। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन सह प्रबंधन निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किए गए हैं संजय खन्ना। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का महासचिव अप्रैल 2026 में नियुक्त हुए हैं अनंत स्वरूप, जो कि भारतीय रेलवे पर्सनल सेवा के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब आते हैं निधन की ओर। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 30 मार्च 2026 को सूरीनाम के भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आशा भोसले पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में सम्मानित पार्श्व गायिका। ठीक है, पार्श्व गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट है मोहसिना किदवई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का 8 अप्रैल को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है विजय पथ सिंघानिया। पद्म भूषण 2006 सम्मानित रेमंड समूह के पूर्व अध्यक्ष विजय पथ सिंघानिया का 87 वर्ष की आयु में 28 मार्च को मुंबई में निधन हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पुस्तक एवं लेखक में।
टाइड्स ऑफ टाइम्स सुधा मूर्ति ने लिखा है। सेवन डेथ्स ऑफ काशी मुकुल कुंद्रा का लिखा हुआ है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज, इसके लेखक हैं सेवानिवृत्त जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है मिशन मित्रा मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स रिस्पॉन्स असेसमेंट। देखा जाए तो 2 से 9 अप्रैल 2026 को लद्दाख में लेह में मानव अंतरिक्ष अभियान में चालक दल की प्रभावी संवाद करने, तनाव का सामना करने, मानसिक रूप से मजबूत बने रहने तथा एक दूसरे का सहयोग करने की क्षमता के साथ साथ लेह की लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, कम तापमान आदि में कार्य करने की क्षमता के परीक्षण व टीम व्यवहार अध्ययन के लिए भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान के सहयोग से इसका संचालन इसरो द्वारा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 20 श्रमिकों की मृत्यु। तो 14 अप्रैल को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट का बॉयलर फटने से 10 श्रमिकों की उसी समय मृत्यु हो गई, जबकि 36 श्रमिक घायल हुए। बाद में मृतकों की संख्या 20 हो गई। देखा जाए तो दुर्घटना के समय पावर प्लांट में लगभग 50 श्रमिक कार्यरत थे। मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख सहायता और उनके परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है वेदांता प्रबंधन ने। ठीक है। और घायलों को 15-15 लाख की सहायता देने की घोषणा की है कंपनी ने। और इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय, उन्होंने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख तथा घायलों को 50,000 की सहायता देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की राशि तथा घायलों को 50,000 की सहायता राशि प्रधानमंत्री ने स्वीकृत की है। ठीक है। नेक्स्ट है केरलम के त्रिशूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कम 14 लोगों की मृत्यु। देखा जाए तो 21 अप्रैल को केरलम के त्रिशूर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से वहां काम कर रहे 13 लोगों की तत्काल ही मृत्यु हो गई। कम से कम 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में भी एक के बाद मृत्यु मतलब एक जो है घायल में भी एक की मृत्यु हो गई। और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री ने की। ठीक है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में पटाखा तमिलनाडु के बारूद विरुद्ध नगर सॉरी ठीक है तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 23 श्रमिकों की मृत्यु। देखा जाए तो 19 अप्रैल को तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से कम 23 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए और घायलों में से भी 2 और श्रमिकों की बाद में मृत्यु हो गई। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख राहत प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दुस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो देखा है तो 12 अप्रैल को भारत व उज्बेकिस्तान की सेनाओं का वार्षिक सैन्य अभ्यास दुस्तलिक उज्बेकिस्तान के नामगम स्थित गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में शुरू हुआ। 25 अप्रैल तक चले दुस्तलिक के इस 7वें संस्करण में दोनों देशों की सेना व वायुसेना के 60-60 जवान शामिल थे। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में वृद्धि तथा अर्ध पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियानों के अंजाम देने के लिए संयुक्त क्षमता में वृद्धि करना है। ठीक है। नेक्स्ट है जामनगर में वंतारा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। देखा जाए तो 10 अप्रैल को जामनगर गुजरात में वंतारा यूनिवर्सिटी नाम से स्थापित की जाने वाली इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी के ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन वंतारा का वन्य जीव संरक्षण व पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पद नाम में परिवर्तन। तो देखिए 22 अप्रैल को रेलवे बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार लेवल 8 के स्टेशन सुपरिटेंडेंट का पद नाम अब स्टेशन मैनेजर किया गया है, जबकि लेवल 7 के स्टेशन सुपरिटेंडेंट अब डिप्टी स्टेशन मैनेजर कहलाएंगे। रेलवे बोर्ड में स्पष्ट किया है कि यह परिवर्तन केवल पद नाम में ही है।
इनके वेतन, पदोन्नति, वरिष्ठता, सेवा शर्तें, इसमें कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रिकॉर्ड मूल्यों में बिकी राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण। 1 अप्रैल 2026 को मुंबई में सैफरॉन आर्ट की स्प्रिंग लाइव नीलामी में प्रख्यात भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण रिकॉर्ड 167.20 करोड़ यानी 167.20 करोड़ में बिकी है। इसके साथ ये आधुनिक भारतीय कला की अब तक की सबसे अधिक मूल्य वाली कृति बन गई है। दिवंगत चित्रकार राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 के उपयुक्त पेंटिंग को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला ने खरीदा है इसे। ठीक है? नेक्स्ट है कि चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2 पाकिस्तानियों का चयन। देखा जाए तो चीन की स्पेस एजेंसी के अनुसार चीन ने अपने मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। दोनों प्रशिक्षण के लिए चीन जाएंगे और उनमें से एक पेलोड विशेषज्ञ के रूप में एक उड़ान मिशन में भाग लेगा। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाला पहला विदेशी अंतरिक्ष यात्री होगा ये। ठीक है? अब आते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में। फेमिना मिस इंडिया 2026 18 अप्रैल को वर्ष 2026 की 61वीं फेमिना मिस इंडिया का फाइनल दौर उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ था। विजेता थे साध्वी सतीश सैल, गोवा की रहने वाली हैं। प्रथम उपविजेता है राजनंदनी पवार महाराष्ट्र के और द्वितीय उपविजेता है श्री अद्वैत केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है? नेक्स्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026। तो देखा जाए तो 20 मार्च को नई दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया फाउंडेशन का वर्ष 2026 का चमेली देवी जैन पुरस्कार सिनेमा पर लिखने वाली अनुभवी पत्रकार एन्ना एम वेट्टिकैड को प्रदान किया गया और ये पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026। तो 27 मार्च 2026 को पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2026 के रामनाथ गोयनका पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों किया गया। 19 विभिन्न श्रेणियों में 24 चुनिंदा पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख श्रेणियों के पुरस्कार निम्नलिखित है, जैसे प्रिंट मीडिया, हिंदी में प्रिंट मीडिया में दैनिक भास्कर के अकोडिया और ब्रॉडकास्टर डिजिटल मीडिया हिंदी में ये दिया गया है आपको बीबीसी न्यूज हिंदी के सर्वप्रिय सांगवान को। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट मीडिया को दिया गया है मातृभूमि मलयालम के हैं मोहम्मद साबित और अखिल शिवानंद को। क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रॉडकास्ट डिजिटल मीडिया में दिया गया है मलयालम 24/7 के होशिया मुस्तफा न्यूज को दिया गया है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक पत्रकारिता में थॉमसन राइटर्स के प्रवीण परमाशिवम और मुंसिफ वेंगाटिल व आदित्य कालरा को पुरस्कार दिया गया है। और राजनीति एवं सरकार के मामले में रिपोर्टिंग की श्रेणी में यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी को दिया गया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार रहे इन्हें। नेक्स्ट है विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज। तो जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी विश्व पैरा तीरंदाज में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की बिना बाजू वाली तीरंदाज है। ठीक है? मतलब ये पैरा एथलीट है और इनका जो है डिजेबिलिटी वो है इनका बाजू नहीं है। ठीक है? शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी संघ ने वर्ष 2025 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज घोषित किया है। नेक्स्ट है विजडन के क्रिकेट सम्मान 2026। तो क्रिकेट के बाइबल कहे जाने वाले जो वार्षिक पत्रिका है डिजिटल वर्ष के 2026 के 163वें संस्करण, ठीक है, 163वें संस्करण के विजेता को चुना है और इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर यानी लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है मिशेल स्टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर यानी लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है दीप्ति शर्मा को, जो कि भारत की है। और विजडन ट्रॉफी 2026 पिछले वर्ष किसी टेस्ट मैच में विशेष प्रदर्शन करने वाले पुरुष या महिला क्रिकेटर को दी जाती है और ये शुभमन गिल को दिया गया है, भारत के हैं। वर्ष 2025 के एजबेस्टन में इंग्लैंड के विरुद्ध 430 रन बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है? और लीडिंग T20 क्रिकेटर
इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा बने हैं। और विजडन के 5 क्रिकेटर, 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में देखा जाए तो शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज और हसीब हमीद को दिया गया है। ठीक है, इन 5 में से 4 जो है वो भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं खेल जगत के लॉरियस पुरस्कार 2026। तो देखा जाए तो 20 अप्रैल 2026 को खेल जगत के प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार का वितरण मैड्रिड स्पेन में किया गया। इस वर्ष के प्रमुख लॉरियस पुरस्कार की सूची देखा जाए तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज को दिया गया है, जो टेनिस खिलाड़ी थे स्पेन के। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरियाना सबालेंका को दिया गया है, टेनिस के हैं, बेलारूस के। और टीम ऑफ द ईयर है पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी फुटबॉल फ्रांस के। कमबैक ऑफ द ईयर दिया गया है रोरी मैकलोराय को, ठीक है, मैकलोराय को, जो कि गोल्फ के हैं, उत्तरी आइलैंड से। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर दिया गया है लैंडो नॉरिस को, फार्मूला 1 ब्रिटेन के हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी ये दिया गया है गैब्रियल अराउजे, पैरा स्विमिंग ब्राजील के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है यूथ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, लैमिने यमाल फुटबॉल के हैं, स्पेन के। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है नादिया कोमेनेसी को, जो कि जिम्नास्टिक्स से है, रोमानिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 के प्रमुख पुरस्कार। तो 25 से 31 मार्च को नई दिल्ली में पहला आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में नाइट ऑफ ऑनर्स के तहत विभिन्न श्रेणियों में निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें देखा जाए तो पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है सैयोरा, निर्देशक है मोहित सूरी। मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है सीता रे जमीन पर। ठीक है, ये दिया है, निर्देशक है इसके RS प्रसन्ना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्शन दिया गया है अनुपम खेर को, फिल्म है तन्वी द ग्रेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर PVR बेस्ट 2025 में दिया गया है रणवीर सिंह को, फिल्म है धुरंधर। बेस्ट डेब्यू एक्टर दिया गया है शुभांगी दत्त को। ठीक है, एक्टर विद अ मिशन ये दिया गया है भूमि पेडनेकर को, UNDP के साथ उनके काम के लिए। और फिल्मों में योगदान इन कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा में दिया गया है मोहित सूरी और रमेश सिप्पी को। ठीक है, ये सारे चीज आपको PDF में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर पुरस्कार 2026। तो मार्च 2026 में वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित प्रिट्जर पुरस्कार की घोषणा की गई। विजेता थे स्मिलजान रेड्रिक क्लार्क। ठीक है, स्मिलजान रेड्रिक क्लार्क चिली के हैं। और वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माने जाने वाले इस पुरस्कार के तहत पदक के साथ $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2025। तो 25 अप्रैल को उद्योग व्यापार जगत की उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार का वितरण मुंबई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किया गया। वर्ष 2025-26 के दिए गए इन पुरस्कारों की सूची देखें तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर चंद्रबाबू नायडू को दिया गया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर दिया गया है सज्जन जिंदल को, जो कि JSW ग्रुप के। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये ललित केसरे को दिया गया है, सह संस्थापक और CEO हैं ग्रो कंपनी के। और बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर विभा पडालकर को दिया गया HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड MD सह CEO को। कंपनी ऑफ द ईयर दिया गया है भारती एयरटेल को। और इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर दिया गया है रेटगेन ट्रैवल ट्रेक को। और कॉन्शियस कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर दिया गया है एशियन पेंट्स को। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर दिया गया है नील मोहन, CEO है यूट्यूब के। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र का वर्ष 2026 का एबल पुरस्कार। तो मार्च 2026 में गणित के क्षेत्र का वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार बॉन स्थित मैक्स प्लैंक गणित संस्थान के मानद निदेशक गर्ड फ्लैटिंग्स को प्रदान करने की घोषणा की गई है। और ये नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स ने की है। ठीक है, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य ये पुरस्कार जो है उन्हें अंक गणितीय ज्यामिति में शक्तिशाली उपकरणों को प्रस्तुत करने और मॉडल व लैंग के लंबे समय से चले आ रहे जो अनुमान हैं उनको हल करने के लिए दिया गया है। नॉर्वे की सरकार द्वारा वित्त पोषित एबल पुरस्कार उन्हें 26 मई 2026 को ओस्लो में नॉर्वे के सम्राट महामहिम हैराल्ड फिफ्थ
की उपस्थिति में दिया जाएगा। पुरस्कार के तहत 75 लाख NOK यानी नॉर्वे का क्रोनर 7.70 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला है कि हिमाचल प्रदेश के शावन बड़वाल का मैराथन दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो 12 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के सावन बड़वाल ने नीदरलैंड में रॉटरडम मैराथन में भाग लेकर पुरुष धावकों में 20वें स्थान पर रहे। ठीक है, और ये 42.195 किलोमीटर की दौड़ थी जो 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरी करके मैराथन दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया। पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड था शिवनाथ सिंह का 2 घंटे 12 मिनट में। और पुरुष वर्ग विजेता में देखिए तो गुई एडोला 2 घंटे 3 मिनट 54 सेकंड इथियोपिया के हैं जो पुरुष वर्ग में विजेता रहे। और महिला वर्ग में विजेता रहे मैकिडेस सिमेलेस जो कि 2 घंटे 18 मिनट और 56 सेकंड लगा, इथियोपिया के हैं। नेक्स्ट है बोस्टन मैराथन। बोस्टन मैराथन देखा जाए तो 20 अप्रैल को बोस्टन मैराथन का 130वां संस्करण मैसाचुसेट्स अमेरिका में संपन्न हुआ। प्रथम स्थान पर रहा जॉन कैरिर केनिया के 2 घंटा 1 मिनट 52 सेकंड। द्वितीय पर रहे अल्फोंस सीबू तंजानिया के 2 घंटा 2 मिनट 47 सेकंड। तीसरे पर रहे बेंसन किप्रूटो केनिया के। ठीक है, ये पुरुष वर्ग का था और हम लोग महिला वर्ग में देखते हैं। महिला वर्ग में प्रथम स्थान पे है सेरोन लोकेडी केनिया के। द्वितीय स्थान पे है लोइस चेमनूग। तीसरे स्थान पे है मैरी नग्यूगी कूपर केनिया के। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ मैराथन में ह्यूमनॉइड रोबोट ने तोड़ा मानव धावकों का विश्व रिकॉर्ड। तो 19 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका बीजिंग के दक्षिण जिले में आयोजित ई टाउन हाफ मैराथन एक ऐसी दौड़ थी जिसमें मानव धावकों के साथ साथ लगभग 30 ह्यूमनॉइड रोबोट भी अलग लेन में शामिल थे। ऑनर स्मार्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया लाइटनिंग रोबोट 21.0975 किलोमीटर की यह दौड़ जो है वो 50 मिनट 26 सेकंड में पूरी करके न केवल विजेता रहा बल्कि हाफ मैराथन में मानव धावकों के द्वारा बनाया हुआ विश्व रिकॉर्ड भी भंग कर दिया। ठीक है, और ये पुरुषों की हाफ मैराथन विश्व रिकॉर्ड 57 मिनट 20 सेकंड का है। ठीक है, जो कि ये 50 मिनट 26 सेकंड में पूरी कर लिया। बीजिंग ई टाउन हाफ मैराथन मानव धावकों में पुरुष में चीन के झाओहाजी 1 घंटा 7.47 मिनट तथा महिला में चीन के कियानोक्सिया 1 घंटा 18.06 सेकंड विजेता रहे। नेक्स्ट है लंदन मैराथन में सेबेस्टियन सावे ने रचा इतिहास। 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने वाले विश्व के पहले धावक। 26 अप्रैल 2026 को लंदन में लंदन मैराथन दौड़ संपन्न हुई। पुरुष वर्ग के विजेता रहे सेबेस्टियन सावे 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड केनिया के हैं। और दूसरा स्थान रहा योमिफ केजल्चा का जो कि 1 घंटा 59 मिनट 41 सेकंड लिया, इथियोपिया के हैं। और महिला वर्ग में विजेता रहे टिक्स्ट आसिफा 2 घंटा 15 मिनट 41 सेकंड, इथियोपिया के हैं। और दूसरा स्थान रहा हेलेन ओबीरी 2 घंटा 15 मिनट 53 सेकंड, इन्होंने भी केनिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 पदक तालिका में भारत का शीर्ष स्थान। तो 30 मार्च से 4 अप्रैल को बैंकॉक में विश्व पैरा तीरंदाजी संपन्न हुआ था। 7 स्वर्ण 5 रजत 4 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक जीतकर भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान रहा दक्षिण कोरिया का और तीसरा स्थान रहा इंडोनेशिया का। भारत के 7 स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम देखिए तो कंपाउंड कैटेगरी में महिला के व्यक्तिगत स्पर्धा में पायल नाग, पुरुषों के व्यक्तिगत स्पर्धा में तोमन कुमार। फिर मिश्रित टीम स्पर्धा में हो गया आपको शीतल देवी और तोमन कुमार। पुरुष की टीम स्पर्धा में हो गया तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी। महिलाओं की टीम स्पर्धा में हो गया शीतल देवी और पायल नाग। फिर रिकर्व में आते हैं। रिकर्व कैटेगरी में देखें तो पुरुष का व्यक्तिगत में विजय सुंदी और पुरुषों की टीम स्पर्धा में विजय सुंदी और हरविंदर सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान। तो देखा जाए तो 28 मार्च से 11 अप्रैल 2026 को मंगोलिया में उलान बटोर में एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 संपन्न हुए, जिसमें 5 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। देखा जाए
तो कजाकिस्तान जो पहले स्थान पे है वो 6 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांसे के साथ कुल 13 पदक जीता। भारत जो कि 5 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांसे के साथ कुल 16 पदक जीता। उज़्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर है, चीन चौथे स्थान पे, जापान 5वें स्थान पे और इसी के साथ चीनी ताइपे भी 5वें स्थान पे और थाईलैंड भी 5वें स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है भारतीय पदक विजेताओं के बारे में नाम देखा जाए अगर तो पुरुष में है आपको विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम में स्वर्ण जीता है, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम में रजत जीता है, आकाश 75 किलोग्राम में कांस्य जीता है, लोकेश 85 किलोग्राम में कांस्य जीता है, हर्ष चौधरी 90 किलोग्राम में कांस्य जीता है और नरेंद्र बेरवाल 90 किलोग्राम में 90 किलोग्राम या उससे अधिक में कांस्य जीता है। ठीक है, ये पुरुष कैटेगरी हो गया। महिला कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं मीनाक्षी हुडा 48 किलोग्राम में, प्रीति पवार स्वर्ण जीती हैं 54 किलोग्राम में, प्रिया घंघास स्वर्ण जीती हैं 60 किलोग्राम में, अरुंधति चौधरी स्वर्ण जीती हैं 70 किलोग्राम में, जस्मिन लंबोरिया रजत जीते हैं 57 किलोग्राम में, अल्फियान पठान रजत जीते हैं 80 किलोग्राम प्लस में, निखत जरीन कांस्य जीते हैं 51 किलोग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। 7 से 12 अप्रैल को चीन में निंगबो में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हुआ। ठीक है, और भारत के 20 वर्षीय शटलर आयुष सेठी ने पुरुष की एकल स्पर्धा में फाइनल तक स्थान बनाने में उपलब्धि प्राप्त की, किंतु फाइनल में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी चीन के शी युकी से पराजित होकर रजत पदक ही जीत सके। महिला एकल विजेता है आन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं और उप विजेता है वेंग जी ई चाइना के। अगला है विक्टर एक्सेल्सन का पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास। तो देखा जाए तो अप्रैल माह में पुरुषों का एकल वर्ग में 183 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे कहा जाए तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पीठ के दर्द के चलते पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी। लगातार 2 बार 2020-2024 ओलंपिक चैंपियन, 2 बार विश्व चैंपियन 2017-2022, अनेकों अन्य प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स के विजेता रहे 32 वर्षीय विक्टर एक्सेल्सन बैडमिंटन इतिहास के सबसे सफल एकल खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अगला है मार्च 2026 में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो देखिए मार्च 2026 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी संजू सैमसन चुने गए भारत के और मार्च 2026 के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई है एमिलिया केर जो कि न्यूजीलैंड टीम की कप्तान है। नेक्स्ट है महिलाओं का 10वां टी20 विश्व कप जून जुलाई 2026 में। तो देखा जाए तो 12 जून से 5 जुलाई तक आईसीसी के महिलाओं के टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में होगा और इसमें भाग लेने वाली 12 टीम है। ठीक है, और ये 2 समूह में बटे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका है और बी में है इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। 5 जुलाई 2026 को फाइनल मैच लंदन में ही लॉर्ड्स के मैदान में होंगे। इस विश्व कप की विजेता टीम को 2.34 मिलियन डॉलर लगभग 21.8 करोड़ और उप विजेता टीम को 10.9 करोड़ रुपए पुरस्कार में दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर 20 सैफ फुटबॉल 2026 बांग्लादेश विजेता। तो 23 मार्च से 3 अप्रैल को साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वावधान में मालदीव में 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के सैफ अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, सैफ अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट में 8वें संस्करण संपन्न हुए। देखा जाए तो विजेता रहे बांग्लादेश 4-3 से, उप विजेता रहे भारत। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ ओमांग डोडुम, भारत के हैं ओमांग डोडुम। और टूर्नामेंट के वर्ष 2026 के 8वें संस्करण में बांग्लादेश और भारत के अतिरिक्त 5 अन्य टीमें थी जिसमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और मेजबान मालदीव इसमें शामिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कोपा डेल रे 2025-26। सितंबर 2025 में 25 और अप्रैल 2026 के दौरान स्पेनिश फुटबॉल के कोपा डेल रे के 124वें संस्करण का आयोजन स्पेन में हुआ। 18 अप्रैल 2026 को इसका फाइनल रियल सोसिडेड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच खेला गया। विजेता रहे रियल सोसिडेड।
उपविजेता है एटलेटिको मैड्रिड। ठीक है, नेक्स्ट है वैशाली रमेश बाबू, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय। देखा जाए तो अप्रैल माह में साइप्रस के महिलाओं का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट चेन्नई की 25 वर्षीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने जीता। फिडे का यह टूर्नामेंट जीतने वाली वह भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। इससे महिलाओं की विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन चीन की जू वेन जून के साथ मुकाबला उन्होंने करना होगा। और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की विजेता वैशाली को 28,000 यूरो की राशि पुरस्कार में प्रदान की गई। नेक्स्ट है पुरुषों का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान के जवारखीर सिंडारोव ने जीता। देखा है तो 28 मार्च से 16 अप्रैल को पुरुषों की वर्ष 2026 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए मौजूदा चैंपियन को गुकेश के चैलेंजर के चयन के लिए भी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट साइप्रस में संपन्न हुए। और ये कैंडिडेट टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखीर सिंडारोव ने जीता। ठीक है, अगला है भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की मान्यता वैश्विक संस्था द्वारा भंग। देखा है तो कानूनी और प्रशासनिक मानकों के उल्लंघन का हवाला देते हुए विश्व वॉलीबॉल महासंघ यानी इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन, जिससे आमतौर पर FIVB के नाम से जाना जाता है, ने भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की अंतरिम मान्यता गत 21 अप्रैल को वापस ले ली। देश में खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा और खेल की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक अंतरिम संचालन समिति FIVB ने गठित की है, जिसमें विश्व संस्थान व भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। अगला है अगस्ता मास्टर्स गोल्फ 2026। 9 से 12 अप्रैल को विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंट मास्टर्स गोल्फ, जो विश्व के 4 मेजर गोल्फ टूर्नामेंट में से पहले हैं, अमेरिका में जॉर्जिया में अगस्ता में संपन्न हुआ। विजेता रहे रोरी मैकइलरॉय। ठीक है, रोरी मैकइलरॉय जो कि उत्तरी आयरलैंड के हैं। पुरस्कार राशि मिला ग्रीन जैकेट के साथ $4.5 मिलियन का, जो कि लगभग 37 करोड़ होता है। और उपविजेता रहे स्कॉटी सेल्फ अमेरिका के। पुरस्कार राशि है $2.43 मिलियन, लगभग 20 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है मियामी ओपन टेनिस 2026। 17 से 29 मार्च को ATP और WTA के लेवल 1000 का मियामी ओपन टूर्नामेंट मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता रहे आपको यानिक सिनर इटली के, उप विजेता रहे जिरी लेहेक चेक गणराज्य के। महिला कैटेगरी में विजेता रहे आर्याना सवालेंका बेलारूस के, और उप विजेता रहे कोको गॉफ अमेरिका के। पुरुष कैटेगरी में आपको पुरुष युगल में विजेता रहे साइमन बोलेली और आंद्रिया बवासोरी, दोनों इटली के हैं। महिला कैटेगरी में महिला युगल विजेता रहे कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य के, और टेलर टाउनसेंड अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट है मोंटे कार्लो ओपन 2026। मोंटे कार्लो ओपन जो है वो मोंटे कार्लो में 119वें मोंटे कार्लो ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ। और पुरुष एकल विजेता रहे यानिक सिनर, उप विजेता रहे कार्लोस अल्काराज स्पेन के। युगल विजेता रहे केविन क्राविड्स और टीम फुट्स जर्मनी की जोड़ी। उप विजेता है मार्सिलो ओरेवालो एल सल्वाडोर के, और मैट पैविक क्रोएशिया के। नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन 2026। तो 13 से 19 अप्रैल को बार्सिलोना स्पेन में पुरुषों का बार्सिलोना ओपन टेनिस संपन्न हुआ। एकल खिताब विजेता रहे आर्थर फिल्स फ्रांस के, उप विजेता रहे आंद्रे रुब्लेव रूस के। युगल खिताब विजेता रहे जूलियन कैस व लॉयड ग्लासपूल ब्रिटिश जोड़ी है। उप विजेता रहे पियरे हर्बर्ट और आंद्रिया बवासोरी। नेक्स्ट है पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में कर्नाटक का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। तो देखा जाए तो 25 मार्च से 3 अप्रैल को पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन हुआ, छत्तीसगढ़ की मेजबानी में हुआ। 7 पदक प्रदान खेल जो है उसमें आपको एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल है। ठीक है, इनके अतिरिक्त 2 प्रदर्शन खेल हैं, जैसे मलखम्ब, कबड्डी भी खेले गए। खेलों का शुभंकर जो मैस्कट है वो है मोरवीर, यानी मोर मेरा हमारा वीर वीरता नाम दिया गया। 30 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के लगभग 3800 खिलाड़ियों ने इन खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया है।
और इन खेलों में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 8 स्वर्ण, 1 रजत पदक कर्नाटक के मणिकांत एल ने जीते, जबकि महिलाओं में सर्वाधिक 5 स्वर्ण ओडिशा के तैराक अंजलि मुंडा ने जीते। इन खेलों में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पुरुषों में झारखंड के शिव कुमार सोरेन 10.58 सेकंड और महिलाओं में झारखंड की ही पृथ्वी और ओराव 12.73 सेकंड ने जीता। पुरुष की फुटबॉल का स्वर्ण पश्चिम बंगाल ने फाइनल में छत्तीसगढ़ को 1-0 से हराकर जीता और महिलाओं का फुटबॉल में स्वर्ण छत्तीसगढ़ ने ही जीता। पुरुष और महिलाओं दोनों ही वर्गों में हॉकी का स्वर्ण उड़ीसा ने जीता। एथलेटिक्स में सर्वाधिक 9 स्वर्ण झारखंड ने और दूसरे स्थान पर 8 स्वर्ण उड़ीसा ने जीता। देखा जाए पदक तालिका में तो कर्नाटका है आपको पहले स्थान पर 38 पदक के साथ, जिसमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य है। दूसरे स्थान पे आपको उड़ीसा है 57 टोटल इनको मिला है पदक, जिसमें 21 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य है, टोटल 57। झारखंड तीसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र चौथे स्थान पे, अरुणाचल प्रदेश पांचवें, असम छठे, मिजोरम सातवें, हिमाचल प्रदेश आठवें, छत्तीसगढ़ नौवें और गुजरात 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। आगे भी आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।